हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 करा है ओड टू नाइटिंगेल का, जिसमें हमने स्टैंजा 1 टू स्टैंजा 5 कवर किया है और आज हम उसी कंटिन्यूएशन में स्टैंजा 6, 7 एंड 8 कवर करने वाले हैं। बैकग्राउंड यू विल गेट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पोएम। तो ये सीक्वेंस में आप प्लीज़ देखना, पहले वो वाला वीडियो देखना जिसमें 1 to 5 डिस्कस्ड है स्टैंजा एंड उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। फर्स्ट वीडियो आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा 6। डार्कलिंग आई लिसन। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओड टू नाइटिंगेल में क्या स्ट्रक्चर है पोएम का, कि फर्स्ट स्टैंजा को कंटिन्यू करता सेकंड स्टैंजा है। जो फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है उसका उसी के मतलब से सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन शुरू होती है। ऐसे ही जो फिफ्थ स्टैंजा की लास्ट लाइन है, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, उसी के कंटिन्यूएशन में सिक्स स्टैंजा हमारा शुरू होता है जिसमें पोएट कहते हैं डार्कलिंग आई लिसन। So darkling I listen, what is the poet listening? The poet is listening to the murmurous haunt of flies, to the sound of the flies on the summer eves. He is listening to the nature's sound. Darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death. तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया है कि जॉन कीट्स कंजम्पशन से सफ़र कर रहे थे। कंजम्पशन एक बहुत ही गंदी तरीके की बीमारी है जहाँ पे आपके लंग्स फंक्शन करना बंद हो जाते हैं एंड योर डेथ इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज एकदम से आप ब्रीथ करना बंद हो जाएंगे, स्लोली एंड स्लोली यू लूज योर पावर टू ब्रीथ एंड लॉट ऑफ कफिंग विल हैपन एंड अल्टीमेटली यूल डाई। इट्स अ वेरी पेनफुल डेथ. And Keats know that this is going to happen to him. Keats is aware that he is going to have a very painful death. तो जब उसे पता है कि उसकी painful death होने वाली है, तो why would he not be in love with easeful death? But he is half in love with, because somewhere he wants to save himself. He doesn't want to die at a young age of 25. He doesn't want to die so young. So he's half in love with easeful death. But if it happens, it should happen now. If death has to happen to him, it should happen now in a very easeful manner, in a very peaceful manner. So he wants a easy death. Called him soft name in many amused rhyme. And in many amused rhyme, I have called death many soft names. To take into the air my quiet breath, that, I take one breath peacefully, and in the air it should be consumed. In the air my quiet breath should be consumed and I should just die. Now more than ever seems it rich to die, and now more than ever that right now I'm feeling that I should die right now, because it's such an easy feeling. Nightingale is singing, there is such a beautiful scene right now in front of my eyes, and what if I die right now in a very easy manner? To seize upon the midnight with no pain. To seize का मतलब होता है stop. That I stop to exist in a midnight with no pain at all. Without experiencing any pain, I die. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Art pouring forth, he is addressing the nightingale and saying कि पीछे से तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तुम्हारी आर्ट मुझ पे पोर हो रही है, यू आर सिंगिंग इन द बैकग्राउंड एंड आई डाई इन द मिडनाइट वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रॉड। और तुम्हारी आर्ट के साथ, तुम्हारे म्यूज़िक के साथ ही मेरा सोल जो है अब्रॉड चला जाए, मेरा सोल जो है हेवन में चला जाए। इन सच एन एक्सटेसी, इन सच अ ब्यूटिफुल जॉयफुल एनवायरमेंट, माई सोल विल गो अवे. Still wouldest thou sing, and I have ears in vain, and I will die, and you will continue singing, but my ears now will be in vain, because I will be dead, and my ears will stop functioning. I wouldn't be able to listen to your song. तो वो यही कह रहे हैं कि कितना अच्छा होगा that I get an opportunity कि मैं अभी ही मर जाऊँ. पीछे से तुम्हारा सोलफुल म्यूज़िक चल रहा है एंड यही इसी म्यूज़िक के साथ मेरा सोल अब्रॉड चला जाए और तुम गाती रहो. मैं मर भी जाऊंगा, उसके बाद भी तुम गाती रहोगी. बस फ़र्क इतना होगा कि माई ईयर्स विल बी इन वेन, कि मैं
तुम्हारा वो गाना सुन नहीं पाऊंगा. I won't be able to listen to your song. To thy high requiem become a sword. और उस टाइम तुम्हारा जो हाई requiem है, requiem क्या होता है? requiem है जो चर्च में मास होता है फॉर the souls of dead, right? To repose the souls of dead. Becomes a sword. sword क्या होता है? surface of ground, earthly thing. तो जब तक मेरा सोल मिट्टी में नहीं मिल जाता, यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ रेफरेंस टू दाई हाई रेक्विम बिकम अ सॉर्ड, कि जब तुम गाती रहोगी तो तब तक मेरा सोल जो है मिट्टी में मिल जाएगा. आई विल डाई. सो दिस स्टैंजा वॉज अबाउट कीट्स imagining death to be peaceful. Keats imagining that what if he dies right now with the Nightingale song in the background, and what an easy feeling it is to die such a death. Because Keats को पता है कि उसकी death तो बहुत painful होने वाली है. So why wouldn't he imagine an easy death? Now, next stanza, stanza 7. Thou wast not born for death, immortal bird. Now he is addressing the bird and he is telling the bird that you were not born for death, immortal bird. You were not born for death. You are immortal. You will keep on living. अच्छा, यहाँ पे क्या रेफरेंस है? यहाँ पे ये आर्ट का रेफरेंस है कि उसका गाना, उसके सॉन्ग कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट? जैसे पोएट्स की पोएम्स कभी ख़त्म नहीं होती. हम आज भी जॉन कीट्स को पढ़ रहे हैं. तो जॉन कीट्स इज ऑल्सो दैट इमॉर्टल बर्ड फॉर अस नाउ बिकॉज वी कैन रीड हिज पोएम्स. तो इसका रेफरेंस यहाँ पे आर्ट से है और ये पोएम की बहुत मेजर थीम है इमॉर्टैलिटी और मॉर्टैलिटी की, कि क्या चीज़ें इमॉर्टल हैं. आर्ट इमॉर्टल है, राइट? लोग इमॉर्टल नहीं हैं, लोग मर जाएंगे. जॉन कीट्स मर जाएगा, बट ये जो नाइटिंगेल के सॉन्ग्स है वो जनरेशन से चला आ रहा है और जनरेशन्स तक चला जाएगा. जब जॉन कीट्स के ईयर्स वेन हो जाएंगे, जब जॉन कीट्स मर भी जाएगा, तब भी नाइटिंगेल का सॉन्ग चलता चला जाएगा. सो यहाँ नाइटिंगेल का रेफरेंस एक पर्टिकुलर बर्ड से नहीं है, क्योंकि नो बर्ड इज इमॉर्टल, लेकिन उसका रेफरेंस आर्ट फॉर्म से है. Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. और इतनी सारी जनरेशन से किसी ने, no generation has walked you down. The voice I hear this passing night was heard. वो कह रहे कि बहुत बहुत पुरानी जनरेशन से तुम चली आ रहे हो. और द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट, और वॉइस जो मैंने आज सुनी है इस नाइट को, वॉज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन. सो इट इज़ नॉट टुडे दैट यू आर सिंगिंग. यही आवाज़ जो मैं आज सुन रहा हूँ वो एंशिएंट डेज में एम्परर्स और क्लाउन्स ने भी सुनी है. परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ. और यही सॉन्ग वो एंशिएंट रूथ्स ने भी सुना है. रूथ क्या है? रूथ जो है रेफरेंस है बुक ऑफ रूथ से, जो कि हिब्रू बाइबल में है. और रूथ कौन थी? एक मोआबाइट वुमन थी जिसने एक इजराइलाइट से शादी करी थी. और होता क्या है कि सारे मेल मेंबर्स किसी ना किसी रीज़न से उसके घर पे उनकी डेथ हो जाती है. फादर इन लॉ, उसके हस्बैंड, उसके ब्रदर इन लॉ, ये सब इनकी डेथ हो जाती है. तो खाली इनकी मदर इन लॉ नाओमी बचती हैं. तो नाओमी और रूथ जो है वो अब चले जाते हैं जूडिथ, वो जो है फॉरेन लैंड्स में चले जाते हैं. और रूथ जो है इज सैड, क्योंकि वो अब एक एलियन जगह पे चली गई है जहाँ उसका कोई नहीं है. एंड देन बात होती है उसकी री मैरिज की एंड एवरीथिंग. तो रूथ बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सैडनेस in this poem, and he is saying कि ये जो सॉन्ग मैं आज अपनी सैडनेस में सुन रहा हूँ, ये सॉन्ग रूथ ने भी सुना था. ये सॉन्ग सैड हार्ट ऑफ रूथ ने भी सुना था when sick for home. Obviously एक फॉरेन लैंड में जाकर she was homesick, right? So when she was sick for home, she also heard the song of Nightingale. She stood in tears amid the alien corn. Or she stood in tears, she was crying amid the alien corn fields थी वहाँ पे. तो in between the alien corns, in between the corn fields, alien corn fields, she stood in tears. वो रो रही थी जब ये नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रही थी. The same that oftentimes hath charmed magic casements. And this is the same song जिसने बहुत बारी मैजिक केसमेंट्स को चार्म करा है. ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सी, बहुत बार नदी के किनारे सुना गया है.
सी के किनारे सुना गया है, इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, और इन लोनली फेरी लैंड्स में ये गाना सुना गया है। जैसे वो बोलता है इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब क्या होता है? लोनली, सैड। यहाँ पे ये स्टैंजा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा है वो शुरू होता है वर्ड फॉरलॉर्न से, और फॉरलॉर्न से उसको याद आता है, फॉरलॉर्न एक ऐसा वर्ड है जो उसको अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड से अपनी रियलिटी के वर्ल्ड में वापस ले आता है। सो ही सेज ऑफ perilous seas in fairyland forlorn. Forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. तो forlorn से मुझे याद आ रहा है, forlorn ऐसा शब्द है जो मुझे वापस ले आया है अपनी इमेजिनेशन से रियलिटी में। Forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. तो एक घंटी की तरह, एक रिमाइंडर की तरह है ये वर्ड, जिसने मुझे अपने इमेजिनेशन से अपनी सोल सेल्फ में वापस लाया है। Adieu the fancy cannot cheat so well. And now he realizes the reality कि ये सब तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, रियलिटी क्या है मेरी? That I am going to die. I am going to die a painful death. तो अड्यू मतलब गुड बाय। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, ये जो फैंसी है, फैंसी क्या है? इमेजिनेशन है। ये जो इमेजिनेशन है ये मुझे चीट नहीं कर सकती। एंड शी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, एज शी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, दैट फैंसी कैन नॉट डिसीव मी। एल्फ मतलब फेरी। नाइटिंगेल को कह रहा है कि फैंसी जो है फेमस है एक हमें फेरी लैंड में ले जाने के लिए, एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए, लेकिन कितने टाइम तक? आफ्टर सम टाइम यू विल कम बैक टू रियलिटी। अड्यू अड्यू दैट प्लेंटिव एंथम फेड्स। अब जो नाइटिंगेल का इमॉर्टल सॉन्ग था, मैजिकल सॉन्ग था, वो क्या बन गया है? एक प्लेंटिव एंथम। प्लेंटिव वेरी अर्थली, वेरी नॉर्मल एंथम, और वो क्या हो रहा है? इट इज दैट सॉन्ग, दैट प्लेंटिव एंथम इज इवन फेडिंग अवे। पास द नियर मेडोज, और कहाँ फेड अवे हो रहा है? इट इज गोइंग पास द नियर मेडोज, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, अप द हिल साइड, एंड नाउ इट इज बरीड डीप। सो एक फ्लाइट है नाइटिंगेल की जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, दैट इट इज गोइंग पास द नियर ग्राउंड्स, एंड देन इट इज गोइंग डाउन द स्ट्रीम, देन अप द हिल साइड, एंड नाउ बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। और नेक्स्ट वैली में जाकर एक ओपन स्पेस में, ग्लेड्स मतलब एक ओपन स्पेस में जाकर इट इज बरिड, द साउंड इज बरिड नाउ। Now the sound is completely gone, Nightingale is gone, John Keats is back to his reality, and now he asks a question to himself. Was it a vision or a waking dream? ये क्या था? क्या ये एक विजन था जो मुझे आया था, या मैं खुली आंखों से एक सपना देख रहा था? Was it a waking dream? Fled is that music, now gone is that music. Do I wake or sleep? Am I awake or am I still sleeping? तो इसमें क्या है, ये जो लास्ट स्टैंजा है, ये जो लास्ट लाइन्स है, इसमें कीट्स की एक लॉन्गिंगनेस हमें दिखती है। किस चीज़ की लॉन्गिंगनेस? टू बिकम इमॉर्टल, टू लिव अ लिटिल मोर, टू बी परमानेंट, राइट? लेकिन वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये कैसे हो सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ डू वन फाइंड परमानेंसी? हाउ टू फाइंड सल्यूशंस टू बिकम permanent? And he is confused. It is a big question. That fancy is cheating me, that imagination is cheating me, and this very word forlorn has taken me back to reality, and now I do not know, am I awake or am I asleep? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि इमॉर्टैलिटी और मॉर्टैलिटी के बीच का कन्फ्यूजन है, दैट what is this life about? Is this a waking dream? Is this a vision? Or is this a deep sleep? So with these questions, the poet leaves us and the poet leaves himself. तो इस पोएम में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इमॉर्टैलिटी और मॉर्टैलिटी की। डेथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है, आर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आर्ट की परमानेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है कि कैसे एक आर्ट फॉर्म जो है परमानेंट रह सकती है, लोग परमानेंट नहीं रह सकते। नाइटिंगेल एक सिंबल है आर्ट का,
तो वाई इज नाइटिंगेल इमॉर्टल? नाइटिंगेल इसलिए इमॉर्टल है बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ आर्ट. Everything can fade away, but art will not, right? So I hope you understood this poem, and do like the video. It takes a lot of efforts to make a video for you, and I see, there are so many views but very less likes. So whenever you watch any video, do like it. It motivates us to work for you. Thank you. Have a nice day.